अकबर भाई तुम्हारा आ रही शुरू कर ये डॉक्टर विनोद सर गुलबर्गा से आते हैं हमारा इंट्रोडक्शन देना। डेविड नहीं वो पावर बैंक है। पावर बैंक का मतलब क्या है? नहीं पावर बैंक है, पावर भी है, वो लगाने का, वो भी है चुबाने का। चुबाने का सीपी नहीं। मैं अब्दुल शुक्र बेंगलोर एयरटेल सिटी में रहता हूँ और छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। नाम देकर एक कार्य मैं कैसा हूँ, यादगिर मेरा नेटिव है। रायचूर में और गुलबर्गा में एजुकेशन हुआ है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, 10 साल हो गया रिटायर होके बेंगलोर सेटल। आपके बिल्कुल आते हैं साहब बोल लेते हैं। मेरा नाम सैयद इब्राहिम है, तिलक नगर, जयनगर को तिलक नगर में रहता हूँ। छोटा मोटा यहाँ पर है हमारा एसोसिएशन कर्नाटक तमिल मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ एम्बुलेंस लेके छोटा मोटा काम है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक जब्बार है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया हाउस के लिए जॉब करता हूँ। मैं बेसिकली रायचूर से हूँ, मेरा नेटिव रायचूर है, बेंगलोर में हूँ 10 ईयर्स से। मेरा नाम उमर फारूक है। मेरा नाम बशीर है। So I'm also a businessman, basically engineer. I do a bit of community service. I'm saying that my Bangalore station business. Pension money. ಮಣಿಕಂಠ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾದೇವ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. सर मैं सबसे देखता हूँ तो आप इधर आइए सर, कोई तो we can see you and hear you better now, face to face. We have come to सर आप आइए, मेरे को थोड़ा हिम्मत मिलता है। एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर वीरनाथ है। उर्दू इंग्लिश कन्नड़ पूरा मिक्स करो सब। हाँ चलेगा ना? सब चलेगा। ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಓಕೆ ನೋ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದು। हाँ कन्नड़ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ। एक आदत होती है हमने भी कन्नड़ इंग्लिश सीखे करता। वही सर, मेरा नाम डॉक्टर वीरनाथ कनक है। मैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में मैं तालुका हेल्थ ऑफिसर काम कर रहा हूँ और ये बहुजन मूवमेंट में मैं लास्ट 15 ईयर से काम कर रहा हूँ। अक्रॉस दी इंडिया एंड रोमिंग मैं हर स्टेट को घूम रहा हूँ। नेशनल लेवल पे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स का सेमिनार करते हैं, कैंप करते हैं। 2-3 कैंप इधर साहब आएंगे, तो आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे आप सब लोगों के इंटरनल बैठ के। हम इधर आए एक्चुअली मैं स्पीकर नहीं हूँ, एक्चुअली बोर्ड रहता हूँ, मेरे को अच्छा आता है प्रेजेंटेशन दे। पीपीटी बोर्ड रहता हूँ सर, डायग्रामेटिक थोड़ा, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए ओके ओके। थोड़ा सीक्वेंशियली क्लास लेके क्लास अच्छा आता है। एक्चुअली मैं ऐसे डायलॉग में
देखेंगे, बात करेंगे। प्रैक्टिकल क्लासेस में जो सर हाँ प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स रहते नहीं वैसा हम आप बोर्ड नहीं है यहाँ पर इसलिए। हाँ नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिस्कशन करेंगे सब लोग मिलके। बाबा साहब का एक कोटिंग है। एक्चुअली बाबा साहब को इंडिया में सही लोग समझे नहीं, दलित भी नहीं समझे उसको सही ढंग से। बाकी लोग तो आप जानना शुरू करें बहुत दिनों तक ना ग्राउंड ले ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. नहीं तो ऐसे राउंड बैठेंगे क्या? ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡೋಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ आप इधर आ गए तो थोड़ा सा सराउंड कर लेंगे। उधर बैठेंगे। हाँ नहीं एक दो चेयर रखा लेंगे ताकि क्या इधर राउंड करेंगे। हाँ? इधर राउंड करेंगे। नहीं, वो अच्छा रहता टेबल पे तो आपको नहीं बेटर हैंड से एक चेयर सामने है जरा ताकि तो अच्छा है। हाँ कॉमन डिस्कशन जरा चेयर है ऐसा धंधा है तो बस काफी है। हाँ। आ जाओ सब चलेंगे राउंड टेबल राउंड टेबल। बाकी बरोबर आने चाहिए मिलते तो बिಡಿ Yeah. ಒಂದು ಆಫ್ ಮಾಡು थोड़ा अभी अभी एक नोटबुक दो क्या? हाँ एक नोटबुक ले लो। मैं नोट कर लेता हूँ। ये बोर्ड हो गया सर। हाँ टेबल रखते हो क्या नीचे सामने छोटा बोर्ड लिया। नहीं मुझे याद है आप 2 सेशन आपने बताया था। हाँ। बोर्ड पे आप लिख के हाँ बोर्ड रहता हूँ जो ज्यादा सुविधा रहता है। थ्योरेटिकल हमको ज्यादा समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकली लगता है वो बोर्ड रहे। ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ सर ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ क्लियर हाँ आप सामने आ जाओ नहीं 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 देखो अभी अभी थोड़ा सा कहीं करते हैं जो नहीं ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಖಾತಾ ಅದೇ ಹೊಸದಲ್ಲಿ अब नॉर्मली बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। नॉर्मल टोन में बात करते हैं। इन्फॉर्मेट अरे चलिए बाबा साहब का एक फेमस कोटिंग है रिलेशन ऑफ कास्ट, उनका एक फेमस किताब है। और बाबा मान्यवर कांसीराम साहब को जो एनलाइटनमेंट हुआ वो किताब से हुआ। वंडरफुल बुक है, इतना ही छोटा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा बीमारी कास्ट है। दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये इंडिया में है। कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली, और हिंदुस्तान को वो पूरा खोखला बना के रखा है कास्ट। उसके बारे में अथॉरिटेटिव एक 2 बुक है बाबा साहब का, एक एनालिसिस ऑफ कास्ट, दूसरा उनका कास्ट इन इंडिया, उसका ओरिजिन जेनेसिस और मैकेनिज्म बोल क्या है। एनालिसिस ऑफ कास्ट में उन्होंने कोट बोलते हैं, इन एवरी कंट्री इंटेलेक्चुअल क्लास इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लास। इन्हीं प्रोग्रेस होता है, वो श्रेय जाता है बुद्धिजीवी वर्ग। अगर वो समाज में प्रॉब्लम है, उसका बर्बाद भी हुआ तो भी क्रेडिट जाता है इंटेलेक्चुअल। यानी इंटेलेक्चुअल क्लास एक तरह का ब्रेन है उस समाज का, उस देश का, उस समाज का, उस जाति का। उस जाति का जो भी अवस्था है, मतलब उसका जो कंडीशन है आज का, उसका जिम्मेदार वो सारे लोग नहीं रहते, वो कास्ट का इंटेलेक्चुअल क्लास जिम्मेदार होता। आज इंडिया में ब्राह्मण रूलिंग क्लास है, उसका जिम्मेदार इंटेलेक्चुअल ब्राह्मण है। आज इंडिया में दलित बेघर हो गए, उसका जिम्मेदार दलित इंटेलेक्चुअल है। आज मुस्लिम का ये कंडीशन है इंडिया में, उसका जिम्मेदार भी मुस्लिम का
इंटेलेक्चुअल क्लास, बाबा साहब जो कहना यह है, यानी कौन सा भी जाति या कौन सा भी कम्युनिटी का 3 हिस्सा होता है। ये जो 80% लोग है ये मास है, उनका कोई दिमाग नहीं रहता, वो फिजिकली है, हाथ पैर जैसा है, उनका कोई दोष भी नहीं है। अगर वो ये ऊपर के 2 लोग किधर बोलेंगे उधर जाते हैं। ये अंधा लोग हैं, वो अपने दिमाग से नहीं चलते, वो अपने ऊपर वाले 2 लोगों के दिमाग से चलते। उसमें भी ये जो पहला लोग है इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल। उनको इंटेलेक्चुअल इसलिए बोलते हैं, उनको फोरकास्टिंग होता है, मतलब आगे का दिखता उनको। हम उसी को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। बाबा साहब बोलते हैं इंटेलेक्चुअल का 3 कैरेक्टर है। एक उनको आगे का दिखना, दूसरा उनको हर प्रॉब्लम का हल मालूम होना, तीसरा उन्हें खुद लीड करना। इंटेलेक्चुअल को उसी को बोलते हैं बाबा साहब, वो कोर्ट में है, इंटेलेक्चुअल क्लास वन हु इज हैविंग फोर्सेस, विजन। मतलब आज कुछ बिल लाया, उसका विजन छुपा होता है, वो आगे, वो विजनरी को मालूम होता है वो आगे इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। आज कुछ जो भी बीजेपी जो भी अब स्ट्रैटेजी कर रही है, वो हमारे आम आदमी लोगों को मालूम नहीं होता, उसका असर आगे क्या होने वाला है वो फोरकास्टिंग लोगों को मालूम होता है, जिसको हम बोलते हैं विजनरी। विजनरी मतलब आज का नहीं देखता, वो आगे 100 साल का भी देखता, ये इंप्लीमेंट हो गए तो क्या होने वाला है 100 साल का देखता, उसको बोलते विजनरी। दूसरा उनका जो विजनरी होता है उसको हल भी मालूम होता है, क्योंकि ये करे तो ये होने वाला है, वो आगे का बोल रहा है क्या होने वाला बोल के, मतलब उसको हल भी मालूम होता है, इसका हल ये हो सकता है, इसका परफेक्ट यही हल हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, यानी उसको सॉल्यूशन भी मालूम है, परफेक्ट सॉल्यूशन। जिसको मालूम है वही लीड करना, वो लीड भी करता है, इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास। ये 3 गुण अगर उनमें नहीं है तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं है। 3 क्वालिटीज रहना चाहिए, उसके साथ साथ उनका 3 कैरेक्टर भी रहना चाहिए। अगर वो 3 कैरेक्टर में फेल है तो इंटेलेक्चुअल ये क्वालिटी के बावजूद भी फेल है। वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब वो अपना लिए 1% भी उसमें हितासक्ति नहीं रखना, सेल्फलेस होना चाहिए, 0 सेल्फलेस और ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? वो खुद एनालाइज करके मानना या रिजेक्ट करना, कोई बड़े बोल रहे बोल के वो फॉलो नहीं करना, मतलब वो एनालाइजिंग खुद माइंड होना। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी का वो नो बयास और किसी को ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनता, कोई बड़ा बोल रहा बोल के नहीं सुनता, वो खुद एनालाइज करता, इंडिपेंडेंट बोलते उसको। मेंटल इंडिपेंडेंट हो, मेंटली वो थॉट रखता, उनको वो मालूम हो जाता। ये 3 क्वालिटीज उनमें नहीं रहे, अगर नहीं है, अगर वो ऑनेस्ट नहीं है, उनका ये क्वालिटी के रहने के बावजूद भी वो यूज नहीं होता। तो ये 3 क्वालिटी के साथ जो लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास। और ये 1-2 रहने से कोई नहीं होने वाला, ऐसे लोगों का टीम होना चाहिए। सोसाइटी का क्या कैरेक्टर है, 1-2 लोगों को रिजेक्ट करता है। सर बोले उन्हें लीड करना, अगर टीम रहा तो उन्हें वो कैसा होता है? लीड का मतलब क्या? टीम लीड करता है, टीम ऑफ लीडर्स है। हाँ। वो पहले बोले उन्हें लीड करना, अब फिर टीम में एक ही जना लीड कर सकता है, फिर अगेन इनकी लीड टीम में अलग अलग मैनेजिंग रोल रहता ना, टीम लीड करता है। टीम इज इम्पोर्टेंट। देखो हमेशा आदमी लीड नहीं करता, आदमी फेस होता है, उनका जो कोर होता है वो लीड करता है। मैं क्या समझा, ये लोग दूसरे लोगों को कहीं पे एक नहीं बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल का क्या करते हैं, तुम ये करो बोलते हैं, नहीं खुद वो करना पहले। लीडर का बेस्ट क्वालिटी यही है, उसको कुछ भी मनवाना है वो खुद वो करना है, ऑटोमेटिक फॉलो करते लोग।
उनको करके बताए ना, वो लोग सब लोग करना शुरू करते, उनको बोलना जरूरी नहीं रहता। तुम बोले तो आधा करते, अगर तुम खुद करे तो वो पूरा करते। ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब वो जो जो जानता है वही बेटर लीड कर सकता है। मैं इसलिए टीम की बात कर रहा हूं। एक आदमी अगर बोलना शुरू करे ना, ये जो एस्टैब्लिश्ड लोग है ना, ये रिजेक्ट करते, वो पागल है ऐसा बोल रहे 80% वाले रिजेक्ट कर। हाँ, ये 15% लोग है, ये नीचे ये 80% लोग है, ये 2 to 5% लोग रहते हैं, ज्यादा भी नहीं चाहिए ये ब्रेन। हाँ, इतना भी काम, लेकिन इतना भी नहीं है हमारे समाज में, इसलिए हम लोग यह हालत में है। हम लोग इधर है, इधर तो भरे पड़े हैं। मास का कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे पास, जनबल बहुत है, लेकिन ये बुद्धि बल है। रीजन क्या है? हाँ, रीजन क्या देखो? 2%, 5% जो नहीं है लोग हमारे पास के, हाँ। क्या रीजन से नहीं है? हाँ, उसका 2 रीजन है। एक्चुअली हमको एक तरह का एजुकेशन है, इसको बोलते हैं हम एकेडमिक एजुकेशन, यूनिवर्सिटी जो भी साइंटिफिक है, लेकिन जो मूवमेंट है वो अनएकेडमिक है, क्योंकि हमारा एनिमी अनएकेडमिक है। हमारा सारा एनिमी इनडायरेक्टली काम करता है, बोलता एक है, करता एक। उनका सारा षड्यंत्र जानने के लिए हमको भी एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए। वो आने के बाद हम बहुत जल्दी ब्रेन बन जाते। हम एक क्योंकि ब्राह्मण हेलो हेलो ब्राह्मण को 2 एजुकेशन है, एक हमारे साथ लेता हो, दूसरा उनका गर्भगुड़ी में एक होता, कैसे लोगों को बांटना, कैसे लोगों को, ये नया नया स्ट्रेटेजी कहाँ से आते हैं, उनका अलग एक एजुकेशन सिस्टम है। वो किधर होता? वो गर्भगुड़ी में होता, मैं बोले ना, वो उनका अलग है। अब आरएसएस क्या है उनका, वो अनएकेडमिक एजुकेशन का स्कूल ऑफ थॉट है, वो ब्रेन ऑपरेट कर रहा हूं। हम लोग नेचुरली है, एक एजुकेशन, एक जिंदगी, एक काम, हम स्टेट है, लेकिन उससे बढ़कर वो चीजें हम कर रहे हैं उसके लिए। मतलब वो इंटेलेक्चुअल को ये मास्लो में तीन स्टेजेस है एक्चुअली, लाइफ में 3 स्टेज है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हम क्यों नहीं जाते 3rd स्टेज को जाना है। पहला स्टेज है जिसको हम एनिमल स्टेज बोलते हैं, 80% लोगों का। मतलब जो जानवर है हमारा में ज्यादा फर्क नहीं है, रोटी कपड़ा मकान उनका भी रहना, उनका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन करना, इतना ही हमारा काम है, नीड भी इतना ही है। और हमारा ये स्टेज में ब्रेन कहाँ रहता, हाथ पैर में रहता। हम सोचते बाद में, पहले एक्ट करते। ये स्टेज के लोगों में क्या होता, सोच बाद में आता, पहले एक्टिंग आता, फिजिकल रहते हैं उनका। फिजिकल मतलब ब्रेन यहाँ नहीं रहता, उनका जो मेजर पावर सेंटर रहता है वो फिजिकल रहता। समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूँ? मास्लो का जो नीड हायरार्की वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजी थ्योरी है ये, मास्लो नीड हायरार्की। एक्चुअली ये ऐसा है, ट्रायंगल है। इंसान 5 स्टेज में डेवलप होता। कम पड़ गए वो, ये समझ गए ना, हम 90% चीजें समझ जाते हैं। क्योंकि सारा इंसान का जो कैरेक्टर है, जो सोचने का ढंग है, उनका जो एटीट्यूड्स है, सारा इस पे डिपेंड है, स्टेज पे डिपेंड है। वो किस स्टेज में है उस हिसाब का उनका बिहेवियर रहता है। ये स्टेज के ऊपर डिपेंड है। ये 5 स्टेज है, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि ये बहुत आसान होगा समझने। चलेगा ना? हाँ चलेगा। हाँ। मास्लो नीड हायरार्की मतलब इंसान जब पैदा होता है
पैदा होके जो वो इंसानियत का जो अंतिम चरण छूता है, तब तक वो 5 स्टेज पार करता है। 5वां स्टेज उसका जन्नत है। वो स्टेज जन्नत का स्टेज है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं इसको। वो खुद जन्नत में रहता हो, मतलब यही जन्नत पाता हो। जन्नत मतलब कहीं और नहीं है, जहाँ रहता हो वहाँ जन्नत क्रिएट करता हो, उनका फीलिंग। तो ये स्टेज, और हर इंसान पैदा हो गया जन्नत जाने के लिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है यहाँ उसका एंड होना चाहिए। और जन्नत को ये 5 स्टेज का जो सॉफ्टवेयर है उनके पास, जो वो सारा सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है हर इंसान में। यानी कोई प्री प्रोग्राम, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। जब वो उसका बर्थ होता है वो प्री लोडेड है। वो पूरा जाने का पूरा, वो अगर जा सकता है वो सारी, और नेचर भी उसको जो जो चाहिए वो देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन में जो लोग है, थोड़े लोग हैं, वो लोग ने ये स्टेज में बाधा बना के रखे हर जगह। क्योंकि बहुत लोग इधर ही रहना। नीचे 2 स्टेज में क्या है, हमको चीप लेबर मिलते हैं, नौकर मिलते हैं, गुलाम मिलते हैं। हेलो, हाँ परसों का ट्यूबवेल नहीं कर रहा मेरे को। वो थोड़ा इमरजेंसी आते काले के, तो मैं तालुका हेल्थ ऑफिसर हूँ। तालुका में कुछ भी क्या तो वो तो इशू करते चुप, नहीं तो सीधा प्रियंक करके को बात करते हैं। इसलिए तुम्हारी तरफ परेशान, हाँ तुम्हारे जिले वाले ना हो। वो हमारे जिले वाले हैं, लेकिन हमारा नहीं है वो। कोई भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम नहीं करता, लोगों के लिए नहीं करता, क्योंकि उनका जिताने का कुंजी किसी और के पास है। और गौड़ा लिंगायत के गुलाम है। हर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का यही कहानी है। 100% फैक्ट है। हाँ, जनरल वाले रहे तो कुछ ज्यादा काम होता, डरा सकते हैं हम लोग। वैसा है उधर का नाम बड़ा है उनका भी, लेकिन कोई भी एक, हाँ नाम बड़ा दर्शन छोटे। हाँ भाई, नाम बड़ा करके रखे चुप। ठीक है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो नीचे के 2 एक एक देखेंगे, क्योंकि ये समझ गए ना बहुत आसान हो जाता हूँ। और हम सामने वाला को भी समझ सकते हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनका डिमांड्स क्या है, क्योंकि वो स्टेज के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट है। और साहब दूर बैठेंगे, नहीं पड़ा। हाँ ओके चलेगा ना। ये फर्स्ट स्टेज क्या है, इसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। स्टेज ऑफ फिजियोलॉजी, यहाँ का जो नीड है फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जैविक नीड्स। रोटी कपड़ा मकान नहीं कपड़ा मकान भी नहीं है, वो नहीं, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फिजिकल ख्वाहिश है, और जो भी जिस्मानी जिस्मानी जरूरत। हाँ, इसमें क्या क्या आता है, लाइट, हार्ट, भूख, एयर, वाटर, सेक्स। कोई भी एक चीज को, जो कोई भी एक एनिमल को, जानवर को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, बेसिक जरूरत के लेवल। हाँ क्या चाहिए पहले उनको, खाना खाना पीना, और उसका जो जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए सेक्स। तो यहाँ जो है एनिमल किंगडम में, जो जानवरों में है, तो जंगल में है, इसको जंगल राज भी बोलते हैं, लॉ ऑफ जंगल बोलते हैं इसको। वहाँ एक रूल है इन नेचर का, जो फिट है वो सरवाइव करेगा, जो वीक है वो किसी को लिए भूख बनेगा, खाना बनेगा। इसको फूड चेन बोलते हैं। इंसान के लिए भी यही लाभ हुआ, लेकिन इंसान ने क्या किया, उनका दिमाग इवॉल्व है, उन्होंने अपने लिए एक नया कानून, नया रूल, नया दुनिया बना ली, जिसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं, फैमिली बना लिए हम लोग। हमने ये सब अलग अलग बना लिया इसका दिमाग की वजह से। ये सारी चीज इसलिए बनाया है इंसान ने, यहाँ फिटेस्ट ही सर्वाइव नहीं, वीक भी उतना ही सेफ्टी होना चाहिए।
हमने कोई धर्म पैदा किया, किस लिए? वहां जो फिट है वो तो अपने आप जिंदा रहेगा, अपने आप सर्वाइव करेगा, लेकिन जो वीक है उसके लिए भी उतना ही सेफ्टी, उतना ही वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। इसलिए हमने फैमिली बनाया। अब फैमिली में क्या रहता है, एक आदमी अपंग रहता है, एक आदमी वीक रहता है, एक स्ट्रांग रहता है, लेकिन फैमिली सबको लेके जाते हैं। मतलब फैमिली एक ऐसा सिस्टम है, उसमें वीक को भी उतना ही सेफ्टी मिल रहा है। इसलिए हमने सिविलाइजेशन बनाया, सोसाइटी बनाया, रिलीजन्स बनाया, डेमोक्रेसी बनाया, कानून बनाया, सारी चीजें जो इंसान ने बना लिया, उसका एक ही मकसद है, इसमें वीक को भी उतना ही सेफ्टी मिलना चाहिए। तो मिला वो, तो इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल नीड बोलते हैं। सेकंड वन क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी स्टेज, ये दोनों मिला के हमको इसको एनिमल स्टेज बोलते हैं। ये दोनों स्टेज मिला के इसको बोलते हैं हम बेसिक नीड्स। इसमें रोटी कपड़ा मकान आया, इसमें रोटी आया, इसमें कपड़ा मकान भी आया ऊपर के स्टेज में। यहाँ तक जानवर को भी चाहिए, उनको भी एक सेपरेट कमरा चाहिए, उनको भी ठंड के बचने के लिए चाहिए, उसको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। लेकिन उसके आगे उनका स्टेज नहीं है। दो स्टेज भी है, ये दोनों मिला के हम एक ही स्टेज बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एनिमल स्टेज। ये स्टेज में इंसान का बिहेवियर क्या रहता है, उनका बिहेवियर फिजिकल रहता, वो पहले मारता बाद में सोचता, यानी पहले फिजिकली एक्ट करता हो। उनका जो पावर सेंटर है फिजिकल है। अगर इसमें एक नीड, ये सारी स्टेज का एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा भी स्टेज का नीड फुलफिल होना और उसका गारंटी होना, तब वो अगले प्रमोशन होता। मतलब ये दोनों स्टेज का नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान और सेफ्टी। ये 3-4 चीजें का गारंटी हो गया ना, वो यहाँ नहीं रहता, आगे प्रमोशन होता। ये गारंटी जिसका नहीं है, वो इसी में फंसा रहेगा जिंदगी भर। उनका जिंदगी भर का मकसद क्या बनेगा, रोटी कपड़ा मकान कैसे व्यवस्था करना है। जब इसका कोई किसी का बिजनेस चल गया, किसी को नौकरी मिल गया, तो ये चीजों का बंदोबस्त हो गया उनको। यानी जो आपकी जो इकोनॉमी है, हाँ, ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, बस वही कर रहे हैं। गवर्नमेंट आर मेकिंग इन्फ्लेशन वगैरह इतना बढ़ गया, हाँ, एवरीबडी इज बिजी फुलफिलिंग दिस टू रिक्वायरमेंट्स। कॉर्पोरेट और ऊपर रूलिंग क्लास क्या चाहता है, ये इनको कभी ये गारंटी नहीं होना। अपने आप हम तुमको गारंटी देते, लेकिन तुम अपने आप नहीं कमाता, तुम हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहना। पूरे लॉबी यही है। यहाँ जितना लोग रहेंगे ना, उतना आसान है इनको ऑपरेट करना। इनको रोटी कपड़ा मकान का आशा दे दो, वो जिंदगी भर नौकर बन के रहेगा, जिंदगी भर वोटर बन के रहेगा, जिंदगी भर कस्टमर बन के रहेगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड रहना, लेकिन वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होना। इंडिपेंडेंट होगा तो उनका डेवलपमेंट होना शुरू होगा। अब वो एनिमल स्टेज में रह रहा था, वो नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है। तो हमारी सरकार क्या चाहता है, हमारी जो रूलिंग क्लास क्या चाहता है, ये लोगों को जिंदा रहना इतना देना, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं होना। इनको रोटी हम दे देंगे, मंथली हम इतना दे देंगे, सब फ्री करेंगे, लेकिन खुद एक कमाने के लिए एक जॉब नहीं देंगे, कमाने के लिए एक बिजनेस नहीं बना के देंगे, कमाने के लिए एक लैंड नहीं देंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो जाता। जितने लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं उसके लिए प्रॉब्लम होता रूलिंग करने के लिए। Very important part. तो हाँ। इसीलिए ये सभी स्कीम्स का सारी गारंटी इसी के लिए, गारंटी अपने आप गारंटी होना, लेकिन सरकार बोलता मैं तुमको गारंटी देता हूँ, तुम जिंदा रह सकते, तुमको खाने का कमी नहीं होने देंगे, तुमको रहने का मकान हम देते, लेकिन वो कभी आजाद नहीं होगा ये स्टेज से। वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, वो खुद अपना कमाना शुरू करे ना, खुद का गारंटी होना उनको, खुद का गारंटी हो गया तो उनका स्टेज इधर हो जाता। थर्ड स्टेज में आता हूँ। थर्ड स्टेज क्या है, इसको बोलते हैं हम लव एंड बिलोंगिंग। चौथा है सेल्फ एस्टीम। ये दोनों मिला के इसको एक बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मैन स्टेज। इंसान से वो
जानवर से इंसान बना, लेकिन परफेक्ट पूरा जन्नत भी नहीं बना, इंसान बना। उसमें प्लस माइनस बहुत है उनको, अच्छाई भी है बुराई भी है, क्योंकि ये सारा दोनों स्टेज खुद के लिए है, अपने लिए। अपना शादी करता है, घर बसाता, प्रॉपर्टी कमाता, अपना पूरा विरासत खड़ा करता, दोस्ती करता, सब करता, लेकिन करते करते वो इतना फंस जाता, कभी ना भरने वाला कुआं में गिर जाता। मैं सब कुछ हूँ, मैं पर आ जाता, मेरे बिना नहीं चलेगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं आ जाता हूँ। तो ये जो स्टेज है, ये दोनों मिला के बोलते हैं। इसको पहले लव एंड बिलोंगिंग, और इसमें करते करते उन्होंने जब ज्यादा कमाया, थोड़ा बहुत पावर मिला, तो जिंदगी भर पावर उनके हाथ में रहना, मैं ही सबसे अमीर रहना, मेरे अंदर सब लोग रहना, मैं आ जाता हूँ, और जो भी मुझे रेस्पेक्ट करना, मेरा नाम सबसे आगे रहना, वो एक परफेक्ट एंगल नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो आ जाता है। वो हमेशा मैं ही रहना बोल के, तब वो कैसे कुएं में फंस जाता, वो कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि वो डिजायर कभी पूरी होने वाला नहीं है। आज 5 करोड़ कमाने वाला 10 करोड़ का टारगेट रखता है, 10 करोड़ कमाने वाला 100 करोड़ का टारगेट रखता है। आज एमएलए बने तो मिनिस्टर बनने का ये करता, मिनिस्टर बने तो सीएम बोलता, सीएम बोले तो बार बार सीएम बोलता, पीएम बोलता, मतलब उसका कभी एंड नहीं होता। ये स्टेज क्या है, और ये स्टेज में ज्यादा लोग यहाँ जाके इधर फंस जाते। वो स्टेज अच्छा है, लेकिन वो उतना भी अच्छा नहीं है, इससे भी ज्यादा डेंजरस है। हाँ, इससे भी ज्यादा डेंजरस है। यहाँ मैंपन नहीं रहता, मैं जिंदा रहे तो बस है बोलता, यहाँ दूसरों का भी छीन लेता। यानी इधर इनका जो पावर सेंटर कहाँ है, इनका पावर सेंटर है हार्ट। दिमाग से नहीं सोचता, वो हार्ट से सोचता। मेरे को बुलाया तो भी उन्होंने क्या रेस्पेक्ट दिया कि नहीं, कार्ड में मेरा वो नाम ऊपर आया कि नहीं, स्टेज में मेरा चेयर कहाँ है, वो सब देखता हूँ, उनको क्या मिल रहा नहीं मिल रहा। यानी वो सारा चीज इन्हों दिल से सोचता। यहाँ दिल डोमिनेट है, दिमाग नहीं आया अभी भी। दिमाग ही परफेक्ट है, क्योंकि दिमाग को सही मालूम। इधर क्या है, ये किसी को हम झूठा ये करके इसको फंसाते, नीचे दिल भी नहीं, दिमाग भी नहीं, नेक्स्ट लेवल में दिल है। मतलब उधर उनको एक टिकट दिए बोले तो फंस जाता, दिख जाता। एक क्या तो लालच दिया तो, लॉलीपॉप दिया तो राजी होता। थोड़े लोगों का रेट अलग अलग होता, थोड़े छोटे छोटे मेंबर से बिक जाते, थोड़े लोग बड़े बड़े चीज से, लेकिन बिकता। उनका वीकनेस है, उसको वाह वाह बोले तो भारी हो जाता, झूठे भी तुम तारीफ करो खुश हो जाता। इसको ऑपरेट करना आसान है। इंडिया में सारे जो हमारे लीडर्स हैं बहुजन के, सारे मतलब सारे ये स्टेज में, इसलिए इनको ऑपरेट करना आसान हो गया। उसको डरा सकते, उसको फुसला सकते, इनकम टैक्स सब क्या भी कर सकते, क्योंकि उनका वीकनेस है। ये स्टेज फुल ऑफ वीकनेस है, क्योंकि वो अपने लिए जी रहे, वो अपने लिए जी रहे। लेकिन ये अगर इससे भी पार किया हो, वो कब आता, जब वो दूसरों को हेल्प करना शुरू करे, दूसरों को देना शुरू करे, दान देना शुरू करे, तब उनको क्या आता, उनकी बॉडी में एक, मेरे को इतना बस, एक मकान है, एक बीवी है, इतना बस मेरे लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए बोल के उनके अंदर आ जाता। मेरे को जो भी मिला बस, और जो मेरे को मिला वो सबको मिलना चाहिए। ये सोच जब डेवलप होता है उनको, तब स्लोली वो ये स्टेज में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइन स्टेज, सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेज। ये स्टेज बहुत खूबसूरत है इंसान का, वो खुद में एक जन्नत है। उनका सारा जिंदगी, उनका सारा जो कमाई, उनका पैसा, उनका टाइम, उनका वक्त, उनका लाइफ लोगों के लिए, दूसरों के लिए। वो अपने लिए कम जीता है, दूसरों के लिए ज्यादा जीता है।
10% अपने लिए जीता है, 90% वो दूसरों के लिए। जो आदमी दूसरों के लिए जीना शुरू करता है उसको जन्नत महसूस होता है। अल्टीमेटली ये स्टेज को जाके यहाँ के लोगों को ये स्टेज को लाने का जो प्रयास करता है वो जहाँ है वहाँ जन्नत है। और वो किसी लॉलीपॉप को नहीं काम करता उनका, कोई पद पोजीशन काम नहीं करता, क्योंकि वो और जो झूठे तारीफ उसको मालूम हो जाता। और इनका जो सबसे पावर सेंटर है उनका है ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं। लॉजिकल ब्रेन मतलब वो चीजों को परखता है, मानता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, ये तारीफ कर रहा है क्यों कर रहा है, इसी को फोर्सिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल It cannot be easily purchased. हाँ। You cannot be influenced. the world who is into that particular state, whom we can be able to. We want the name of the personality. Ambedkar can say हाँ, that. अम्बेडकर है, बाबा साहब है, कांसीराम साहब है, फूले है, Such you can say Mahatma Gandhi. जो लोगों के लिए वास्ते जिए हैं वो हाँ अपना जो सारा यानी टाइम कमाई उनका पावर जो भी उनका पोजीशन है वो अपना कमाई के लिए नहीं है, उनका जो विजन है उसको पूरा करने के लिए। और यहाँ स्टेज लोगों को विजन होता है, पर्पस होता है। यहाँ जो नया होता है ये सेल्फ पर्पस रहता है, ये लोक कल्याण बोलते हैं। मतलब मैं छोड़ के सारे संसार को कल्याण करने का सोचता है, जिसको हम विजनरी बोलते हैं। जो अपने लिए सोचता है वो विजनरी नहीं होता है, वो दिल से सोच रहा है। अगर अपना फायदा बंद हुआ तो वो बंद करेगा काम। ये जो है और हम ये स्टेज में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। Dr. Saab, Ambedkar Saab, Kanshiram Saab, they are known. Who do you think you have hope? हाँ मैं उसी पे ये काम एक्चुअली ये जो है वो जो लोग महापुरुष लोग होते हैं, जब वो महापुरुष रहते हैं और जब भी वो ऐसे महापुरुष आया पूरे दुनिया में कहीं भी एक महापुरुष आया, वो चीजों को उन्होंने जो चाहा वो हासिल करके छोड़ा, वो बदलना चाहा बदल के छोड़ा, वो करना चाहा करके छोड़ा। ये होता है, लेकिन उन्होंने जाने के बाद फिर से वही ग्राफ गिर जाता, क्योंकि लोगों में वो विजनरी चीजें नहीं रहती, खुद उनके बेटियों में नहीं आता। क्योंकि जो काबिलियत है ना, जो जिसको हम बोलते हैं लेगेसी, वो हेरिडिटरी नहीं है, वो कमाना पड़ता खुद। मैं जो कमाया हूँ मेंटल प्रॉपर्टी वो मेरे बेटे में अपने आप नहीं आता, वो खुद वो भी कमाना पड़ता, हेरिडिटरी नहीं है। मैं समझ रहे ना? It's not inherited. इट इज नॉट इंटेलेक्चुअलिटी इज नॉट इनहेरिटेड। हर आदमी को ये दौर से गुजर के कमाना पड़ता। बहुत सारे हम लोग गलत क्या समझते हैं, उनके बेटे हैं वो कर सकते बोल के उनको पीछे हम लग छोड़ते हैं, लेकिन उनमें वो जरूरी नहीं है। उन भी वो दौर से गुजर के उनको कमाना पड़ता। तो हम ये काम कर सकते हैं। ये जो महापुरुष है वो हमारा हाथ में नहीं है, वो हालात उसको कभी कभी किसी को पैदा करता है, लेकिन हमारा हाथ में एक चीज है, हम थोड़े मिनी इंटेलेक्चुअल का अगर टीम बनाए ना, हम एक महापुरुष के बराबर बना सकते। मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, हम सब लोगों में उतना कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर 10-15 लोग बैठ गए ना, एक परफेक्ट शेप आता कलेक्टिवली। क्योंकि कलेक्टिव में जरा मेरा जो वीकनेस है वो मास्क हो जाता। समझ रहे ना? मैं मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो नहीं कर सकता, मैं मेरे को क्या चाहिए मैं नहीं बोल सकता, सब लोग उसको रिजेक्ट करते। इसीलिए बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट था, बुद्धा का 3 रत्नों में उन्होंने एक रत्न को रखा संघ। संघ मतलब एक टीम। कभी सिंगल लीड मत करो, क्योंकि सिंगल महापुरुष कर सकता है, अम्बेडकर जैसे लोग कर सकते हैं, मान्यवर जैसे लोग कर सकते हैं,
लेकिन आम तौर पर एक आदमी गलत साबित होता है क्योंकि वो उतना ये नहीं उनके पास, लेकिन मिनी इंटेलेक्चुअल मिलके एक महापुरुष को तैयार कर सकते हैं, यानी संघ तैयार कर सकते हैं। आरएसएस ने यही चीज को ब्राह्मण ने चुरा लिया, उन्होंने चुरा के अपना संघ परिवार बना। संघ परिवार में वो एक टीम है, एक आदमी नहीं है, तो कोई सूरत नहीं है। आरएसएस क्या है? आरएसएस पे कौन बड़ा है? मोहन भागवत बड़ा नहीं है। registered body. मोहन भागवत बड़ा नहीं है, ये झूली है फेस। ये जो फेस मुखवाणी है वो, उसके पीछे उसका पीछे जो टीम है ना वो सबसे बड़ा ताकतवर है, और वो दिखता नहीं है। वो बोल रहे हैं स्पीच में, भाई सब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक वाहक हूँ, जो मेरे को बोला गया मैं वो पढ़ के जाऊंगा, मेरे को अभी बीच में छोड़ के आओ बोले तो मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ बोल के वो खुद बोल रहा है। और उसके सामने प्रधानमंत्री नीचे बैठता है, वो बोल रहा है मेरे से बहुत बड़ा है ये मेरे। मतलब संघ यानी जो उनका सिस्टम का ब्रेन है। मैं इसलिए इसको ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समाज में जो कम्युनिटी में ब्रेन नहीं होता वो कम्युनिटी कभी आजाद नहीं। वो लड़ता तो बहुत है, वो लड़ रहा है। आज इंडिया में दलित और मुस्लिम से ज्यादा कोई नहीं लड़ रहा, जिंदगी एक लड़ाई है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। ये उनका स्ट्रैटेजी है, कीप दिस पीपल बिजी विद ऑल दिस। मैं अपने आप हम गलत रास्ता सोचते हैं, हम मेहनत ही बहुत कर रहे हैं फिजिकली, जितना हम लड़ रहे हैं दुनिया में कोई नहीं लड़ रहा, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि हमारा प्लानिंग ब्रेन से नहीं हो रहा। और कई बार हमारा जो प्रोग्राम्स है वो एनिमी के द्वारा दिए गए हैं। ये कैसा रहता है, ये 3 मंजिल का मकान है, यहाँ 80% लोग रहते हैं, उनका कोई ब्रेन नहीं है, वो ये लोग किधर चले उधर चले। यहाँ जो लोग है वो भावुक लोग हैं। यहाँ हमारा खाली है रूम, यानी हमारा कोई इंटेलेक्चुअल लेयर नहीं है, समझ रहे ना। यहाँ ब्राह्मण है, ये इनका इधर इनका तो नीचे उन्होंने है नहीं, उनका पूरा पूरा उनका तबका ही ऊपर है, उनका लॉजिकल सोच है ना, वो ऑर्थोडॉक्स है ना वो रिलीजियस है, वो पानी जैसा है। ब्राह्मण पानी जैसा है, उनका कोई शेप नहीं, कोई कलर नहीं, इसलिए वो कहीं भी फिट होता है, कहीं भी नया नया लॉजिक लाता है। हम लोगों को ऑर्थोडॉक्स बनाया, उन्हें खुद ऑर्थोडॉक्स नहीं है। वो क्या करते हैं, और जो प्लानिंग है ये यही से आना। जब हमारे पास वो रूम ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमारे लोग भी इन्हीं का ही फॉलोअर, इन्हीं का ही ब्रेन से ऑपरेट होना शुरू करते। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमको लड़वाना है, कोई एक इश्यू करके छोड़ देता, हम लड़ते रहते। अगर वो इश्यू नहीं करता तो हम नहीं लड़ते, यानी हमको काम पे वो लगा रहा, हम खुद नहीं काम कर रहे। अगर कोई इश्यू नहीं कर, वो कोई एक्शन नहीं लेगा तो हम रिएक्शन नहीं करेंगे, हम रिएक्शनरी हैं। ये लोग नीचे के लोग रिएक्शनरी है। रिएक्शनरी मतलब मालूम हो रहा है, हम रिएक्ट करने के लिए है। कांसीराम साहब क्या बोलते थे, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं एक्ट करूंगा, मेरे एनिमी रिएक्ट करना मेरे को। वो ब्राह्मण परेशान थे उसके आगे, वो अगले क्या स्टैंड होगा कांसीराम का पता नहीं, वो स्टैंड करेगा, ये लोग उसको रिप्लाई करना शुरू करेंगे। हेलो, हाँ हाँ रे, हाँ हाँ अरे यार ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಿಟ್ಟರು.
ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. हेलो वालेकुम सलाम। नहीं हाँ सुन अब हमारी दिक्कत बात है तेरे पास दूसरे नंबर आए सो फिर क्या करें पूरे नंबर आपको चल रहा है ऐसा है कौन सा ये है नगिल तो मिला स्टम्प सभी नंबर आंखी क्या करना सब मुझे कुछ में पूरा अब नीचे को बच्चा बोले इसको टाइट होगा तो वैसे वीडियो अल्लाह का बोलता यार बेहतरीन है अगला रखिए बड़ा बन गया हाँ गया था ओके ठीक है दलित मुस्लिम रिएक्टिव है, रिएक्टिव प्रोएक्टिव नहीं। प्रोएक्टिव मतलब हम एक्शन करते फर्स्ट, हम एनिमी को दुविधा में डालते हैं, हम उनको टास्क देते हैं। बस वो 3 और 4 इसमें होने की वजह से हाँ बिक भी जाता। क्योंकि प्रोएक्टिव होने के लिए दूसरे हैं हमको लड़वाना बहुत आसान है। उनको लड़वाने के लिए क्या कीजिए? बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो तो पावर में है अभी। तो कुछ पावर नहीं है, उनका बहुत मजबूरी है एक्चुअली। देखो हाँ नहीं हाँ इधर है हाँ, ठीक है साइज का नोट फ्रॉम अभी नहीं आई वोंट टेक आपको मिस्टर मिलिए ನೀವು ತೋಡಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ಸರ್ ಈ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀ ಕುಡಿಯ ठीक है लोग तो और निकाल रहे हैं क्या होना है दुनिया में कहां पे पानी है बस स्टैंड पर नहीं क्या भी खुद मेरे घर से कार है मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हाँ विज्ञान से होता है नहीं हाँ 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 बीएससी साइंस ओके ओके बाकी मत में जूनियर हाँ हाँ संगम हाँ शिंदे हाँ है हाँ they are all my contemporaries. ओके ओके I am the first and the last Muslim vice president of government college history. ओके ओके ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆಗಿಲ್ಲ तो ये 3 गेम्स लेके वो लोग पूरा मुल्क को एक तरफ फॉर्म कर दिए हाँ ईवीएम इलेक्शन कमीशन एसआईआर ultimate tools they are using to corner all the citizens. we are collecting votes हेलो court करा judiciary. अब एक बात नहीं वो Institutions पर हमका तो अलग चीज है. चाय की अभी जरा हिम्मत करे तो अच्छा रहता। पावर में आने के लिए ये लोग अभी चाय पीती अभी एक चाय और एक क्या है लीजिए छोटे चाय नहीं डाल दिया क्या सबने ठंडा हो जाता है
नहीं, एक काम की बात क्या कर रहे हो, दुश्मन जो लड़ा रहा है उसके बहुत कमजोरियां हैं, बहुत उसे कमजोरी है। परेशान करना, उसे लड़ाना आसान है गरीब। वो बात करेंगे, हाँ, वो वही क्या क्या ले लिए, क्या क्या कर नहीं, क्या नहीं, वो कर दो और एक चाहिए हमें क्या करना वो। शुक्र भी बोल रही हैं आप। वो सारी चीज मैं डिकोड करूंगा आज। हाँ? और मुस्लिम का कमजोरी क्या है, मुस्लिम का खूबियाँ क्या है, इस पर भी मैं बात करूँ। पहले हम अपना एनिमी का कमजोरी देखेंगे। वो बहुत कमजोर है हमारे कंपेरिजन में। उनका जनबल नहीं है, वो इतना ही है। मैनपावर उनके पास 30%। वो सबसे बड़ा कमजोरी है, इसलिए वो ज्यादा अलर्ट। रियल माइनॉरिटी वही है इस देश में। हम मेजॉरिटी लोगों को माइनॉरिटी बना के रखा है और हम प्रोजेक्टिंग। हाँ, वो मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन वो मेजॉरिटी बना है। वो कैसे बना, मैं डिकोड करूँगा। वो है माइनॉरिटी, लेकिन उनका अवतार जो है वो मेजॉरिटी अवतार। वो 3% है, लेकिन उनका जो हिंदू अवतार है वो 80% है। सिर्फ दिखने का बड़ा है। हाँ, वो अवतार में उनका स्ट्रेटेजी बड़ा है। स्ट्रेटेजी बड़ा थोड़ा बड़ा आदमी छोटा है, लेकिन उनका स्ट्रेटेजी बड़ा है। वो 3% है। एज ए हिंदू, एज ए ब्राह्मण 3% है। एज ए हिंदू वो 90% होता है, इसलिए ताकतवर। वो ब्राह्मण नहीं है, वो हिंदू के रूप में है। हिंदू बोले तो उनको बहुत सारे सिक्योरिटी लेयर्स हो गए। अभी कल ही वो प्रहलाद जोशी का वीडियो देख रहा था मैं। हाँ, उसमें यही बात बता रहा है। वो हिंदू बोलता है वो, क्योंकि ब्राह्मण वो बहुत कमजोर हुई कड़ी है उनका। ही इज नॉट ए हिंदू। मैं बोलता हूँ उसका जो एक ये है, क्या बोलते तुम उसको, बायोटेक्नोलॉजी में क्या बोलते उसको? नहीं, उसको क्या, ये एक झाड़ को ये करते ना, उसको क्या बोलते? ग्राफ्टिंग। उनका ग्राफ्टिंग सिस्टम है। वो 3 चीजों का ग्राफ्ट बना है। मैं बताता हूँ आपका अवतार का हाँ, अच्छा है, हाँ, कॉन्सेप्ट अच्छा है। हाँ, मोदी इज एन अवतार फॉर। हाँ, वो अवतार में ताकतवर है। हम कोई अवतार लेने के लिए रेडी नहीं, हम रिजिड है, इसलिए हम कमजोर हैं। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ. आपको परिचय हो? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? हाँ, कन्नड़। ಹಾ. कन्नड़ ಅವರೇ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ. हाँ, ये पूरा जनरलाइज बात है ಈ ಒಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. आप आगे आओ सर। हाँ? He has given a very humble introduction. हाँ। A man of very high caliber. या He retired. He had earlier joined in police. हाँ, Then he went to different department हाँ, and he retired at a very high level in the government administration. ओके, And now he is a bulwark and a frontman activist to unite the OBCs and Yeah. fighting the cause of the downtrodden. Okay. And a front runner in many of the activities. That's And it. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ವೀರನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಹಾ. ಪರಿಚಯ ತಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. हाँ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಕೇಳೋದು. ಇಲ್ಲ, Usually ಇಲ್ಲ, humble ನೀವು- way. ಅವರು ಹಾ. he is from my place. हाँ, I'm proud to now call I am from Gulbarga. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. He is a medical officer in service. ಓಕೆ. He is a taluka medical officer. But a intellectual who is fighting for the upliftment of not only Bahujans but all the downtrodden, whether it is OBCs, Muslims and all classes, and an intellectual who has understood the game plan of Brahmins very well, has spent lot of time, and he is giving his analysis of how to prepare ourselves and what is the strength and weaknesses of the enemy as well as ours. yes, He is in the process of explaining the strength of the enemy,
Now he is coming to the stage of weaknesses of the. ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈಗ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ gear. ಹಾ. No, he's doing well. Let him. No, but he will have a trouble. Okay. ಸರ್ ನಿಮಗೆ मैं हिंदी, इंग्लिश, ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಬೆಟರ್. ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಓಕೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಎನಿಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಸ್ ए रियल माइनॉरिटी. इंडिया में कोई माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी, रियल माइनॉरिटी, माइक्रो माइनॉरिटी. दूसरा उनका वीकनेस, सेकंड वीकनेस ಏನಂದ್ರೆ ಅವನ ಫಿಲಾಸಫಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, डिवीजन, इनह्यूमन. उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटजी डिवीजन. अपना बॉडी में भी ऊंच नीच करके रखा है. इसको ऊंच बोलता है, इसको नीच बोलता है, राइट को ऊंच बोलता है, लेफ्ट को नीच बोलता है. उनका डिवीजन के अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है. हर चीज में डिवीजन लाओ. ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್, ಗುರುವಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶನಿವಾರ ಕನಿಷ್ಠ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಮಯ ರಾಹು ಕಾಲ, ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲ, ಏನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದ ಅದರಲ್ಲಿ डिवीजन. ही क्रिएट्स डिवीजन. Superstitions. डिवीजन करे तो वो अपने आप डिवाइड होते हैं. वो एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है. डिवाइड करो, रूल करो. वो डिवाइड करने का माहिर है, डिवाइडिंग पॉलिसी बनाने में माहिर है. इसलिए उनका जो फिलॉसफी है, इट इज रिजेक्टेड फिलॉसफी. इट इज नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वो वर्णाश्रम चाहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, Body में divide करते हैं. बॉडी में डिवाइड कर रहा है. बॉडी तक डिवीजन, समाज तक डिवीजन. और आमेल ಹೆಣ್ಣು ಕೀಳು, औरत को वो इंसान का दर्जा ही नहीं देता. औरत मतलब उसके लिए एक मशीन है एंजॉयमेंट का और बच्चा पैदा करने का. उनको इंसान नहीं मानता. उनका शास्त्र में कैसा है, वो मानता नहीं. वो अपना फिलॉसफी बनाया है, इसलिए उनका फिलॉसफी प्रपंचದ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾರು. इट इज ए नेगेटिव फिलॉसफी. दूसरा उनका वीकनेस हो गया. लेकिन उनका जो सबसे बड़ा उनका जो ताकत है, वो सारी वीकनेसेस को उन्होंने पॉजिटिवली कन्वर्ट किया. वो है उनका सिस्टम. वो कभी अकेला नहीं है, वो सिस्टम से ऑपरेट करता हर चीज. वो उनका ब्रेन ऑपरेट करता. वो सिर्फ ब्रेन ही है. तुम उसको मारो सामने से, वो नहीं मारता, तुमको पूरा खत्म करता. वो एक सिस्टम से, एक ब्रेन से. इसलिए मैं बताता हूँ वो कैसे माइनॉरिटी से मेजॉरिटी बन गया. क्योंकि वो मेजॉरिटी है. इसको हम बोलते अवतार मॉडल बोल के एक हम कैंप में बताते. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾ, ಕನ್ನಡ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್. ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಬ್ಕೋ ಜಾದಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Try language. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ We are able to understand. ಎಲ್ಲ ಗೋಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಇರ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. या. उनका एक सबसे बड़ा फेमस श्लोक है मनुस्मृति में, इसका गीता में. वो क्या है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत. हाँ, उसका मतलब क्या है? जब जब मेरा धर्म के कोई आंच आएगा, एक अवतार, भगवान एक अवतार लेता है. मतलब उनका धर्म क्या है? उनका धर्म है वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. उनका धर्म है जाति पालन. उनका धर्म है स्त्री को कैसे रखना. उनका धर्म है ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, देवताओं से बड़ा देवता. यही उनका धर्म पालन रहना चाहिए. इसमें अगर कोई आंच आया तो वो अवतार के रूप में आएगा, नया स्ट्रेटजी बनाएगा. अवतार मतलब स्ट्रेटजी बनाएगा वो. और उन्होंने अवतार ऐसा किया
देखो ये शूद्र है, शूद्र जातियां। शूद्र जाति मतलब सर्व मुस्लिम भी शूद्रिच है। सर्विस सर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को छोड़ के जो भी है वो शूद्र है इंडिया में। गौड़ा, लिंगायत, मुस्लिम, हाँ अदर देन द टॉप 3। हाँ, अदर देन टॉप 3 वो शूद्र है। जिसको ये धागा नहीं है वो शूद्र है। ये आड़ा धागा रहता ना जो पहना हुआ नहीं, जेनिवर इल्दोरेला शूद्र। गौड़ा लोग भी पहनते हैं सर? नहीं लिंगायत लोग वो भी नहीं पोते, वो अलग है। वो अलग है, वो जेनेवर नहीं है। वो जेनेवर नहीं, लिंग है। लिंग है। वो मंदिर को मत जाओ, तुम्हारे पास इस भगवान को लाया बोल के बसवना एक अलग कॉन्सेप्ट दिया, फिर भी उनको वो लोग भगवान बना के छोड़े, वो बात अलग है। उनके लिए इन द आइज ऑफ ब्राह्मण एक्सेप्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऑल आर शूद्रास, शूद्र है। और शूद्रों में हर जाति में एक रियल हिस्ट्री है और हर इन तीनों को द्विजा करके बोलते हैं। तीनों को द्विजा बोलते हैं। द्विजा मतलब दूसरा जन्म। एक बार जो अपने माँ के पेट से हुआ वो एक जन्म, दूसरा उनका गर्भगुड़ी में होता वो, यानी शास्त्र जानने के बाद वो हैंडलर बनता, कास्ट हैंडलिंग करता, वो सब सीख जाता, तब वो उसका दूसरा जन्म। इसलिए वो उसको द्विजा बोलते हैं। द्विजा बोले तो सेकंड बर्थ, दूसरा बर्थ। दूसरा बर्थ का मतलब क्या है? ये जो अनएकेडमिक एजुकेशन है उनका, वो दूसरा बर्थ है। समझ गए? हाँ, पढ़ाई करके आता है ना वो, उसको दूसरा जन्म। हाँ, दूसरा जन्म पट्टी मतलब पढ़ाते तो भाई पट्टी पढ़ा। जो लोग पट्टी पढ़े सो है, अच्छा, वो दूसरा पट्टी पढ़ने की वजह से और एक जन्म हुआ। वो पट्टी क्या है? किसको कहाँ रखना, किसको कैसे तोड़ना, किसी को झगड़ा लगाना, कैसे बहुसंख्यात लोगों को गुलाम बना के हम उसके ऊपर राज करना। बिना पढ़े भी वो पंडित है, बिना काम करे सो भी वो महाराजा है। वो सारी चीजें उनको कहाँ से आया है? वो दूसरा जन्म। इसलिए ब्राह्मण के लिए हिंदुस्तान जन्नत है। दूसरे देश में उसको कोई नहीं पूछता, काम करे तो खाना मिलता, नहीं तो भगा देते। यहाँ वो आते ही उसको पाँव पड़ने वाले अलग है, सेवा करने वाले अलग है। उनको यहाँ इंडिया में तो उन्होंने पत्थर को भी काम पे लगाया। हर पत्थर उसके लिए कमा के दे रहे। हर मंदिर में करोड़ों मंदिर है, दिन रात काम कर रहे हैं वो पत्थर। इंसान तो कर रहा है, लेकिन पत्थर भी उनके लिए काम कर रहे हैं। हर मंदिर उसको कमा के दे रहे हैं। इसलिए ये बहुत, वो फॉरेन चुप जाके टूर करके आता है, इंडिया उनके लिए जन्नत है। क्योंकि यहाँ पर सुपरस्टिशन को मानने वाले लोग, क्योंकि यहाँ उनका दूसरा जन्म है। दूसरा बाहर गए तो वो एक ही जन्म पकड़ते, दूसरा जन्म वैलिड नहीं है उधर। इधर उन्होंने पढ़े ना पढ़े तो भी वो द्विजा है। तो मैं उन्होंने ऐसे नहीं बना, मतलब उनका स्ट्रेटजी मैं उसको डिकोड कर रहा हूँ। इधर ब्राह्मण है, हर ओबीसी कास्ट में अथवा हर शूद्र कास्ट में ऐसा कोई कास्ट नीच नहीं है और कनिष्ठ भी नहीं है। हर कास्ट में महापुरुष पैदा हुए हैं। आप देखो, एक एक इंडिविजुअल कास्ट को अगर स्टडी करेंगे ओबीसी में, ಪ್ರತಿ ಜಾತಿದಾಗ ಒಬ್ಬ महापुरुष उठोना, बहड़स्ट महापुरुष कोटर। आमेल जब इस देश में जब जाति नहीं था, ये शूद्रों ने इस देश को विश्वगुरु बनाया था। सम्राट अशोक के जमाने में, सम्राट अशोक का अगर डायनेस्टी देखेंगे ना, वो अफगानिस्तान भी इंडिया है, पाकिस्तान भी इंडिया है। पाकिस्तान ये ईस्ट इंडिया, ये तो अब बहुत यहाँ का बात है। ईरान, पूरा अफगानिस्तान भी इंडिया में आता है। उसका जो अखंड भारत बोलते हैं इसको, नेपाल है उधर है, यानी एशिया खंड में सबसे बड़ा देश और बहुत पीसफुल। उस वक्त कोई एजुकेशन नहीं था, लेकिन यहाँ 100 के ऊपर यूनिवर्सिटीज थे। सारे दुनिया, हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, पूरे फॉरेनर्स इधर आते थे। इसको आज के टाइम में ब्राह्मण्स नहीं थे, ब्राह्मण्स नॉट इन पावर, नॉट इन पावर। और वो एक एज ए कम्युनिटी था, प्रिस्ट कम्युनिटी, रेफ्यूजी टाइप प्रिस्ट कम्युनिटी।
और उस वक्त जाति नहीं था, कोई कास्ट नहीं था, डिवीजन नहीं था। उस वक्त सम्राट अशोक के जमाने में पूरे विश्व गुरु था इंडिया, यानी सबसे बड़ा सुपर पावर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में। अभी कोई सिविलाइजेशन नहीं हुआ पूरे दुनिया में। यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज थे, कश्मीर में एक यूनिवर्सिटी था, नालंदा में यूनिवर्सिटी था, ऐसे सैकड़ों यूनिवर्सिटीज थे, मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज थे। और बहुत सारे जो ग्रेट फिलासफर बने दुनिया में वो सारे इंडिया में पढ़ के बने, यहाँ से ही गया नॉलेज। ये मौर्य साम्राज्य के जो 10th उसका जो हथने राजा, मतलब उसका जो वारिस में 10वां, वो बृहद्रथ राजा को खत्म करके उन्होंने वो राज्य ले लिया, शुंग साम्राज्य स्थापन किया, पुष्यमित्र शुंग। वो पहले सेनापति था, अपना बेटे को आगे करके उसको राजा को फुसला के उसको मार डाला और अपना राज्य हड़प लिया। बाद में उनका एक संविधान बनाया, मनुस्मृति बोल के, उसको कानून बनाया। उनका जो सिद्धांत था, पहले सिद्धांत था, वो सिद्धांत को कब कानून बनाया, ब्राह्मण ऐसे ही रहना चाहिए, शूद्र ऐसे ही रहना चाहिए, क्षत्रिय यही काम करना चाहिए। इसलिए अशोका के बाद हुआ, अशोक के बाद हुआ सबसे इस देश को क्या बोल रहे हो मतलब अशोक का खत्म क्या है विक्रमदेव कौन? पुष्पमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, शुंग साम्राज्य का डायनेस्टी। सीधे ब्राह्मण इज ए ब्राह्मण, फर्स्ट टाइम इन इंडिया ब्राह्मण। सेकंड शुंगमित्र नेहरू ही था इंडिया में, पूरा अखंड भारत का जो राजा बनाया। नेहरू को इसलिए बहुत 500 ब्राह्मण कुंड ये करके हवन करके उसको आधुनिक भारत का शुंग बोलते हैं उसको। मतलब उन्होंने पूरा सारे सीएम को ब्राह्मण बनाया, सारे नेहरू। तो कांग्रेस बीजेपी अलग नहीं है, सब एक ही है। देखो बाबरी मस्जिद का बीज तो उन्हीं से रखे गया, राजीव गांधी रखे गया, उससे पहले नेहरू ये करके गया। और नरसिंह राव तो बेचैन होके देख रहा था पूरा बाबरी मस्जिद, बार बार पूछता था ये क्या हुआ, क्या चल रहा हो, डेमोलिश हुआ नहीं है कांग्रेस का। लेकिन आरएसएस मैन, सारा ब्राह्मण आरएसएस है, वो कहीं भी पार्टी में रह देगा और सारा पार्टी उनका है, कम्युनिस्ट उनका है। लेकिन वही हम इधर ही फेल हो गए, हम एनिमी को पहचानने में गलती हुआ है। मुस्लिम का सबसे बड़ा गलती क्या है इस देश में, कुरान में एक बहुत बड़ी बात है, सच्चा मुस्लिम को उसी को बोलते हैं कुरान में, मजलूम के साथ जाना चाहिए। लेकिन आज इंडिया में मजलूम कौन है बोल के पहचानने में फेल हुआ। वो कोई भी ड्रामा करके आता उसको मजलूम समझते और उनके साथ जाते हैं। इंडिया का शूद्र इंडिया का मजलूम है, इंडिया का दलित, इंडिया का पिछड़ा आदमी मजलूम है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ब्राह्मण से। नहीं, कांग्रेस को मजलूम समझ रहे हैं, कांग्रेस को मजलूम समझ रहे। कांग्रेस तो आरएसएस का माँ है, ग्रैंड माँ है, वो उन्हीं ने पैदा किया, वो कहीं आसमान से नहीं आया। मैं उसको बताता हूँ और डिकोड करता हूँ। मैं ये थोड़ा अवतार मॉडल पे थोड़ा आता हूँ, ब्राह्मण कैसे ताकतवर बना, क्योंकि सोल्यूशन उधर ही है। ब्राह्मण इधर 3% है। जब मुगल नहीं आए थे, ब्राह्मण अपना धर्म को क्या बोलता था, ब्राह्मण धर्म बोलता था। ब्राह्मण बोलते, हिंदू बोल के कोई धर्म है ही नहीं है। एक्चुअली हिंदू बोल के कोई धर्म नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है। आज भी उनका कोई शास्त्र में हिंदू वर्ड नहीं है, क्योंकि वैसा कोई धर्म ही नहीं है। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, लिंगायत धर्म है, इस्लाम है, वीर शैव है, लेकिन कोई हिंदू बोल के कोई धर्म है ही नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल एग्जिस्टिंग। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको उन्होंने बड़ा बना के रखा है। उनका क्या स्ट्रेटजी है, देखो हर स्टेट में रिलीजन एक अलग मसला है, नेशनलिटी एक अलग कंपोनेंट है, और वहाँ का कल्चर एक अलग है। तुम उनसे भी, अगर यूरोप इसलिए डेवलप हुआ है
यूरोप का अगर देखेंगे आज अमेरिका नंबर 1 है, जो भी है वेस्टर्न कंट्रीज इसलिए डेवलप हुआ है, ये तीनों को उन्होंने कभी मिक्स नहीं किया। रिलीजन अपना घर में रहना चाहिए, अपना तुम्हारा विधि विधान होना चाहिए, नेशनलिटी एक अलग चीज है और कल्चर एक अलग है। ब्राह्मण ने क्या किया, रिलीजन अपना रिलीजन ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण खुद में बहुत नेगेटिव है। मैंने बोला अभी तक वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, वो हर चीज में बेर करता, हर चीज में डिवीजन करता। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको शुगर कोटिंग किया, नेशनलिटी का शुगर कोटिंग और कल्चर का शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग मालूम होता है, बच्चों को गोली खिलाते ना, दवा कड़वा रहता है, लेकिन बच्चे नहीं निकलते बोल के उसके ऊपर एक शुगर कोटिंग रहता, तब उसको चॉकलेट समझ के निकलते, लेकिन है वो अंदर जहर, दवा है। ऐसे ही ब्राह्मणिज्म एक जहर है, लेकिन सारे शूद्र इसलिए उसको अपनाया है, उसको उन्होंने शुगर कोटिंग किया। वो बोलता है ये नेशनलिटी है, ये इंडियन कल्चर है। अब उन्होंने आरएसएस के द्वारा इसने जो हिंदू बोल के गाली था इनके लिए, वो गाली को ही अपना स्ट्रेटजी बनाया। और अब क्या बोलता, ब्राह्मण छुपा हुआ है अंदर, लेकिन अंदर उसका नाम क्या है, शुगर कोटिंग क्या है, हिंदू है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है। ब्राह्मण कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सॉफ्टवेयर ब्राह्मण कैसे है, मैं समझ रहा नहीं समझ। बिल्कुल हिंदू धर्म के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो ब्राह्मणिज्म है, लेकिन उसको शुगर कोटिंग किसका है सर, शुगर कोटिंग नेशनलिटी। सर वो जब ये आपने बताया मुगल के टाइम पे हिंदू, मैं अभी आता हूँ, मैं चुप इधर साइड आया हूँ। मैंने उन्होंने उनका सक्सेस का राज क्या है, 2 राज है। एक, उन्होंने बहुत सारे फिलॉसफी को क्लब करके पेश करता है, कंफ्यूज हो जाता आदमी, वो जहर को भी विष को भी उन्होंने अमृत समझता है। हिंदू लोग वही कर रहे हैं, हिंदुत्व को अपना अमृत मान रहे हैं। वो पहला खिलाफ है हिंदुओं का। मोदी जब से प्रधानी बना, सबसे लास्ट किसका हुआ, माइनॉरिटी का भी नहीं हुआ, दलित का भी नहीं हुआ। ये लोग टारगेटेड है, लेकिन सबसे जो लास्ट हुआ ओबीसी का हुआ, क्योंकि वो खुद में ओबीसी नहीं है। वो एक ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके ओबीसी का फेस बना। अब लाखों एमबीबीएस टिकट कट, लाखों इंजीनियरिंग सीट कट ओबीसी के लिए। वो सबसे जो नुकसान हुआ वो ओबीसी का ही हुआ। उसका कोई डेवलपमेंट हुआ और 100 साल नीचे पीछे गया। उसका एक ही हुआ, उसको एक मंदिर बना के दिया, भजन करते रहो। उसको क्या दिया, एक राम मंदिर दिया। उसका सब कुछ छीन लिया, एक बड़ा मंदिर दे दिया, तुम भजन करते रहो। इसलिए हिंदू राष्ट्र में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा नुकसान हिंदू का ही है। मतलब जो ऊपर लोग, जो शुगर कोटिंग लोग है, वो ओबीसी है। अब तुम हिंदू बोलेंगे तो ब्राह्मण को नहीं, पहले ओबीसी से लड़ना पड़ेगा, एससी से लड़ना पड़ेगा, एसटी से लड़ना पड़ेगा। एससी तो ज्यादा नहीं आते, लेकिन एसटी आते हैं, ओबीसी आते हैं। वो सारे लोगों को काउंटर करने के बाद तुमको मिलेगा ब्राह्मण। वो अंदर है, सेफ में, रियल पॉइजन, क्योंकि वो सैंक्टम सैंक्टोरियम अंदर सेंटोरियम में है। वो अपना ऊपर लेयर पे लेयर और वो भी कैसा लेयर, गाली देना, देश को गाली देना। वो नेशनलिटी का शुगर कोटिंग है, वो इंडियन कल्चर का शुगर कोटिंग है। मैं संस्कृति हूं बोलता हूँ। कुछ भी अगर ब्राह्मण को गाली दे, अपना नाम ही उन्होंने दूसरों पे रख लिया। मैं एक मजे की बात बोलता हूँ, तो मतलब ये जो उनका सबसे बड़ा ताकत है, वो उन्होंने नेगेटिव फिलॉसफी को पॉजिटिव फिलॉसफी का कोटिंग किया। अंदर नेगेटिव है, लेकिन ऊपर किसको भी नहीं लगता। हिंदू बोले तो सब ओबीसी मेरा बोलते हैं। वो मेरा क्यों बोल रहे हैं, मैं इसमें समझाता हूँ।
ये अवतार मॉडल है। अवतार मॉडल मतलब उन्होंने कैसे अपने नेगेटिविटी को, अपने कमजोरी को उन्होंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, इसलिए आज भी रूल कर रहा है। ये 3% था जब मुगल नहीं आए थे। मुगल इस देश में जब नहीं आए थे, यहाँ वो 3% थे। उस वक्त उन्होंने वर्णाश्रम को अपना ये बनाया था, कानून बनाया था, वर्णाश्रम फॉलो करना ही करना, शुंग साम्राज्य डायनेस्टी से। उसको कोई जरूरत नहीं था बड़ा होने का, वो 3% रह के भी वो रूल कर रहा था। या तो वो राजा है या राजगुरु है, सारे राजाओं को गुरु है या खुद राजा है, ये दो ही पोजीशन पे रहते हो। आज भी उनसे राजे से बढ़कर राजगुरु पसंद है। राजगुरु समझ रहे हैं ना? मुगल का भी गुरु यही था। हर मुगल को गाइड करने वाला कौन था? अकबर बीरबल क्यों बोलते हैं? ब्राह्मण का ही सुन के राज किया, इसलिए वो कभी मुगल के खिलाफ इस देश में ये नहीं हुआ। और मुगल भी कॉम्प्रोमाइज थे, इनका कोई मनुस्मृति को टच नहीं किया। अरे तुम्हारा आपस का मामला है, क्या तो कर लो बोले। हाँ, दैट वाज ग्रेटेस्ट फेल्यूर। 800 साल देश को रूल किया। हाँ, आई डोंट नो एक्चुअली, वो कभी इस देश में सुधार नहीं करे। मतलब सुधार का मतलब क्या है? तुम्हारा आपसी मामला में हम नहीं आएंगे। कैस्टिज्म अगर वो फोकस करे तो क्या वो खत्म एक दिन में कर सकता है। राज्य के लिए खत्म करना, पैदा करना एक दिन की काम है। कोई भी अपने जाति में शादी करेगा तो उसको फांसी पर चढ़ाएंगे बोले तो कोई नहीं करता, ये नेक्स्ट डे खत्म होता। वो कुछ भी नहीं, अपना शादी में कोई शादी नहीं करना। एक पर्टिकुलर ये कास्ट है, ये कास्ट के लोगों से शादी नहीं करना, उसको छोड़ के किससे भी करो, नेक्स्ट डे खत्म होता वो एक कानून से। मतलब उन्होंने ब्राह्मण के अंदरूनी मामले में नहीं आए। और उनका रोटी बेटी संबंध था। हर मुगल राजा का रानी ब्राह्मणी है। आज भी है। आज भी सारे मुस्लिम क्रिकेटर, मुस्लिम हीरो, मुस्लिम जो स्टार्स है, उनका सारे बीवी ब्राह्मण। वो इधर लड़ा रहे हिंदू मुस्लिम, वो आपस में ऊपर कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं, आप जान लो, आप एनालिसिस करो, जो भी खूबी है वो मेरा है बोलता। जो वो अपर लेयर में जो मुस्लिम है, जो हाँ, कमिटेड है, वो पूरे होश हवास में है या वो बगैर होश के वो रोटी कॉम्प्रोमाइज है। नहीं, उसका कहानी अलग। उसका कहानी ये है, आप इसको रिसर्च करो। जो सताए हुए मुस्लिम है वो शूद्र से कन्वर्ट हो गए। मुस्लिम कोई बाहर का आदमी नहीं, इस मिट्टी का है। इस मिट्टी का बोले तो कहां से आना? या तो दलित से आना, ओबीसी से आना। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ मुस्लिम है वो ब्राह्मण से कन्वर्ट हो गए, थोड़े ऊपर कास्ट से आए। उनका माइंड अभी भी उधर ही है। वो भले मुस्लिम बने, भले सिख बने, भले क्रिश्चियन बने, वो अपना सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ता। ये बहुत अंदर की बात है, आप बाद में रिसर्च करो। क्योंकि वो कभी अपना ब्राह्मणिज्म नहीं छोड़ता। धर्म छोड़ता है लेकिन ब्राह्मणिज्म नहीं छोड़ता। यश भी मतलब डिवीजन वाला आइडियोलॉजी। हाँ, मैं सुप्रीम हूँ, कहाँ भी जाओ तुम। अगर इस देश अगर बुद्धिस्ट बना तो सबसे पहले बुद्धिस्ट वही बनते हैं। इस देश मुस्लिम बना तो सबसे मुस्लिम भी वही बनते हैं। और यहाँ भी उन्हीं ऊपर बैठते हैं। यह है उनका राज। ब्राह्मणिज्म का सबसे खूबी क्या है? तुम ऊपर बैठो, उनके लिए धर्म कोई मायने नहीं है। वो कोई शर्ट जैसा है, ये अंगी तो पहनो, वो तो शर्ट पहनो, उनका वो है। कौन सा धर्म डोमिनेट हो गया वो धर्म में चले जाते हैं। यहाँ मुगल आया तो मुगल के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ, आज भी कॉम्प्रोमाइज है। और मुगल भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसलिए उनका अंदरूनी मामले में टच नहीं किया। जाति को टच नहीं किया, वर्ण को टच नहीं किया, कुछ को भी टच नहीं किया। 800 साल तक इन्होंने रूल किया। लेकिन बाद में उनके टसल बढ़ गए। उन्होंने चुप बैठे तो यहाँ का जो राजे थे ना, शूद्र राजे, अभी भी शूद्र राजे जो थे, मराठा थे, वैसे लोग थे, वहाँ लड़ाई शुरू हुआ। तब मैं ब्राह्मण को लगा हम अब 3% से काम नहीं चलेगा,
हमको थोड़ा अपना दायरा बनाना बढ़ाना चाहिए बोल के जब मुगल आया तो उनका दायरा बढ़ा लिया उन्होंने। बढ़ा लेके पहले ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय होता था लड़ाई। लेकिन ये गेम सब ज्यादातर ब्रिटिश के टाइम पे हुआ ना, ब्रिंगिंग बैक दी कैस्ट वगैरह। नहीं नहीं, मैं कास्ट अभी नहीं आया। वो एक्चुअली बिफोर ये जो है बिफोर मौर्य बिफोर ये उनका जो लड़ाई है ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय है। क्षत्रिय को ले लिया अंदर, वैश्य को ले लिया अंदर, उनका दौरा हो गया 15%। जब वो 15% हो गया उसका रीनेम हुआ। उसका क्या नेम हुआ? वैदिक बन गया। वो वैदिक धर्म बोलने लगा। अपने आप को ब्राह्मण धर्म से क्या क्या नॉमिनेट किया उन्होंने? वैदिक धर्म हो गया। वैदिक धर्म 15% का स्ट्रेंथ है। वो अभी हिंदू वर्ड नहीं आया, अभी नहीं आया, अब ब्रिटिश के बाद आता। वो अच्छा अच्छा, ब्रिटिश के बाद आता, क्योंकि राजा महाराज लड़ रहे थे, राजा बन रहे थे, 15% लोगों का हुकूमत था। ये जो 85% लोग हैं लेबर थे। उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसका कोई राइट्स नहीं, उसको कोई वोट नहीं, उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है राज्य में। वो 3% ये नीचे के 15% को साथ में ले लिया, अपना दायरा बढ़ा लिया। ब्राह्मण से क्या बना? वैदिक बना। लेकिन जब ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। ब्रिटिश का एक सबसे बड़ा खूबी क्या है? ब्राह्मण से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो इनसे पहले डेमोक्रेसी लाए थे यूरोप में। उन्होंने जब इंडिया रूल कर रहा था तो 26 अनदर 25 कंट्रीज में उसका रूलिंग था। ऐसे 25 और हिंदुस्तान थे उनके अंडर, छोटे बड़े 26 कंट्रीज को वो कॉलोनीज थे। इसलिए देयर इज अ सेइंग, देयर इज नो सनसेट इन ब्रिटिश किंगडम। यहाँ सूरज डूबा तो उधर उग रहा था। इसलिए वो ब्राह्मण को और इसका नेगेटिव फिलोसफी को ना कि वो रिजेक्ट किया, उसको खत्म करने का कोशिश की। क्योंकि वो ये एजुकेशन भी 15% लोगों में था, ये 85% लोगों को राइट्स भी नहीं थे और एजुकेशन भी बंद करे थे बकायदा कानून के हिसाब से। उनका जो मनुस्मृति था उसके हिसाब से इसको राइट नहीं था पढ़ने का। अगर कोई गलती से पढ़ा था उसको खत्म करना। तब इन लोगों को क्या बोलते थे? 85% को हिंदू बोलते थे, क्या बोलते थे? नहीं, हिंदू वर्ड ही नहीं है। शूद्र बोलते थे, शूद्र। अच्छा, शूद्र, ये लोग शूद्र है। ब्राह्मण शूद्र, शूद्र मीन्स सेवक। ये लोग अपना जाति में सर्विस प्रोवाइडर, इनको एक एक जाति को एक काम डिजाइन किया। कुर्बा ये करना, कंबार ये करना, सर्विस करना, और कारपेंटर का एक जाति, एक एक काम को एक जाति बनाया और उसका बेटे भी आगे वही करना। तो उनका काम फिक्स, और सारे लोग इसको फ्री में सर्विस देना ब्राह्मण को, ऊपर के 3 लोगों को। उससे जो भी मिलता उससे अपना गुजारा चलाना। लेकिन उनको पढ़ने का हक नहीं है, वेपन रखने का हक नहीं है, अच्छा कपड़े पहनने का हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। अपना प्रॉपर्टी नहीं रखता, वो कमाना खर्च करना, प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। अगर कोई गलती से प्रॉपर्टी मिला तो वो राज्य को दे देना, क्योंकि उनको वही ये कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। ऐसा ये फिलॉसफी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। 185 BC में इम्प्लीमेंट हुआ ये कानून, 185 BC बिफोर क्रिस्ट। बाबा साहब का ये सारा रिसर्च है, उन्होंने पूरा ये रिसर्च करके उजागर किया। 185 में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन सुमति भार्गव बोल के एक ब्राह्मण का टीम बना के उसको लिखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इम्प्लीमेंट के हिसाब से मुगल भी चले। मुगल भी क्या करे, ब्राह्मण से नाता जोड़े, रोटी बेटी, और वैश्य क्षत्रिय से लड़े। वो 15% लोगों में ये इतने लोगों में ये नहीं करे। ये एक मुगल का सबसे बड़ा खूबी क्या था, एक उनका देन क्या था, उन्होंने एक टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स। हेलो
जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम पे लागू होता था, और उसमें क्या छूट था, जो ये मुस्लिम बनेगा उनको ये टैक्स नहीं लगेगा और उनको सारी जो सुविधा है मिलेगा। मतलब दलित और ओबीसी लोग, बहुत सारे लोग मुस्लिम हो गए क्योंकि उनको पढ़ने का आज़ादी था। अगर मुस्लिम बने तो पढ़ने का आज़ादी था और काम जो भी कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। यानी एक तरह से उन्होंने एक डोर खोला, जो लोगों को बंद कमरे में घुटन हो रहा था, शूद्रों को कोई राइट्स नहीं था। मुगल ने एक बैक डोर से उनको एंट्री दे दिया, यानी इस्लाम में एंट्री दे दिया, और यहाँ उनको मानवता था, इंसानियत था और इक्वालिटी था, सबको बराबर देखने का था। उनको एक नया फिलॉसफी, नया दुनिया मिल गया और जो चाहे वो काम कर सकता था। ब्राह्मण के वो शूद्र से बाहर आ सकता था, बाहर आने का एक जरिया मिल गया। इसलिए बहुत सारे लोग, हमारे फोरफादर्स तब ज्यादातर, हाँ, क्योंकि उनको एक जन्नत मिल गया समझो, क्योंकि वहाँ घुटन सी हो रही है, वहाँ आदमी को आदमी नहीं समझ रहे, कोई इक्वालिटी नहीं है, कोई उनको ये नहीं है। तो उन्होंने अगर कोई आ सकते बोले तो आ सकते, आपको यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कोई भी मुस्लिम बन के आएगा, उसको कोई भी अपना हिसाब से काम कर सकते, पढ़ सकते, यानी ये सारी सुविधा मिले। इसलिए हमारे बहुत सारे जो माइनॉरिटी के फोर फादर्स है वो माझी शूद्र है ज़्यादातर। ये 90-95% जो है वो माझी शूद्र है। ज़्यादा दलित से आए या ओबीसी से आए, यहीं से तो आए, अरब से तो कोई नहीं आया। कितने लोगों को लेके आए बाबर, लेकिन आज आरएसएस ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है ये सारे लोग बाहर से आए। थोड़े दिन में बोलेगा क्रिश्चियन को, दलित को बाहर से आया, इंग्लैंड से आया बोलेगा, उनका वो स्ट्रेटजी है। लेकिन यहाँ कोई बाहर से नहीं है, यहीं के लोग अलग अलग समय पे अलग अलग धर्म को अपनाए। जब ब्रिटिश आया तो क्रिश्चियन बने, मुगल का रूल में मुस्लिम बने। हेलो, हाँ नमस्कार। ना ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಲೀವ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದು। ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಹೇಳಿ। ಹಾಂ ಹಾಂ ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಚಲೋ। ओके हाँ और 15 मिनट ओके ठीक है। अब जाके आते हैं यहीं पे, ठीक है 15 मिनट के बाद ठीक है। क्या जिम्मेदारी की तैयारी है, सामान भी होती है।